अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नागमारिया की किस्त नंबर 61 गिरजे का ताबूत का पहला हिस्सा। मकार खादिमा ग्रेटा की साजिश बड़ी भयानक थी। अगर अंबर के पास खुफिया ताकत ना होती तो उसे और बूढ़े जागीरदार कप्तान जॉर्ज को हलाक होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती थी। ऐसी खतरनाक साजिश आज तक किसी ने अंबर के खिलाफ तैयार नहीं की थी। छोटे भाई माइकल के कत्ल होने के बाद मकार खादिमा बूढ़े जॉर्ज के पुरानी खानदानी घर से भागकर माइकल के बड़े भाई हेनरी के पास चली गई। हेनरी के उसने बूढ़े जागीरदार जॉर्ज के खिलाफ पहले तो खूब कान भरे और कहा कि उसने माइकल को अपनी ख्वाबगाह में बुलाकर कत्ल किया है। माइकल बेगुनाह था। वो बूढ़े जॉर्ज को कत्ल करने की नीयत से उसके कमरे में हरगिज नहीं गया था। हेनरी बड़ा चालाक आदमी था। वो सारी बात समझ गया। उसे मालूम हो चुका था कि उसका खालाजाद भाई माइकल बूढ़े जॉर्ज को कत्ल करके उसकी सारी जायदाद पर कब्जा करने की नीयत से उसकी ख्वाबगाह में गया था, मगर चाल उल्टी पड़ गई और वो खुद मारा गया। उसे ये भी मालूम था कि यह मकार खादिमा उसके साथ मिली हुई थी, मगर उसे ये मालूम नहीं था कि अंबर किस कदर ताकत का नौजवान है और ये कि उस पर मौत का असर नहीं होता। हेनरी को यह भी मालूम था कि माइकल ने बूढ़े जॉर्ज को हलाक करने के बाद उसे भी हलाक करने का मंसूबा बना रखा था, ताकि वो किसी दूसरे की शराकत के बगैर सारी जायदाद का अकेला मालिक बन बैठे। चुनाचे माइकल के मरने के बाद एक तरह से उसे भी इत्मीनान हो गया कि एक रोड़ा तो उसकी राह से हट गया। अब सिर्फ बूढ़ा जागीरदार बाकी था। उसको कत्ल करने की साजिश वो मकार खादिमा के साथ मिलकर बनाना चाहता था। मकार खादिमा ग्रीटा उसलिए हेनरी की हमदर्दी हासिल करना चाहती थी कि अगर माइकल नहीं तो वो हेनरी से ही शादी करके दौलतमंद बनकर बाकी ज़िंदगी बसर कर सके। वो हेनरी पर यही असर डालने की कोशिश कर रही थी कि उसे बूढ़े जॉर्ज की दौलत से कोई सरोकार नहीं। वो तो माइकल के कत्ल का बूढ़े जॉर्ज से बदला लेना चाहती है। उस मकार खादिमा ने भी एक मनसूबा अपने दिफा में बना रखा था। वो ये था कि बूढ़े जॉर्ज की मौत के बाद वो हेनरी को अपने दाम में फंसाकर उससे शादी कर लेगी और बाद में वो उसको भी मौत की नींद सुलाकर उस पुराने शाही मकान और ख़ानदान की पूरी जायदाद की वाहिद मालिक बन बैठेगी। मकार खादिमा भी एक तीर से दो शिकार करना चाहती थी और चालाक हेनरी भी एक तीर से दो निशाने लगाना चाहता था। उसने भी अपनी स्कीम पर अमल करना शुरू कर दिया। उसने मकार खादिमा पर यही जाहिर किया कि माइकल वाकई बेगुनाह था और बूढ़ा जॉर्ज और उसका साथी मेहमान अंबर दोनों उसके कातिल हैं। वो अपनी मूंछों पर उंगली फेरते हुए बोला, बूढ़े ने मेरे भाई को हलाक किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे उसकी मौत की ज़रा भी परवाह नहीं। मैं उससे अपने भाई के कत्ल का बदला लूंगा और उस अंबर से भी जो उस कत्ल में बराबर का शरीक था और ख्वाह हमारी जायदाद का हिस्सेदार बनकर आ बैठा है। खादिमा ग्रीटा ने कहा, बूढ़ा जॉर्ज तो उसे अपनी जायदाद का आधा हिस्सा देने का इरादा रखता है। मैंने उसे एक रोज़ ये कहते सुना था कि अंबर, मैं तुम्हें जायदाद का आधा हिस्सा दूंगा। हेनरी ने दोनों हाथ मलते हुए कहा, देखूंगा वो बुढ़ा किस तरह हमारी खानदानी जायदाद का आधा हिस्सा एक गैर मुल्की को देता है। खादिमा ग्रीटा ने झूठे आंसू लाते हुए कहा, हेनरी अपना ख्याल रखना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा इस दुनिया में कौन है फिर? मेरी बाकी ज़िंदगी तो अब तुम्हारी खिदमत में ही गुजरेगी। हेनरी ने चमकीली भेड़िए जैसी आंखों से ग्रीटा को देखकर कहा, फिक्र न करो ग्रीटा, मैं अपनी हिफाजत खूब करना जानता हूँ। मैं इन दोनों को इस तरह अपने खौफनाक जाल में उलझाऊंगा कि उन्हें इस वक्त पता चलेगा जब मौत का खंजर उनकी गर्दन काट रहा होगा। ग्रीटा ने खुश होकर कहा, शाबाश हेनरी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इन लोगों से ऐसा बदला लो कि माइकल की रूह जन्नत में खुश हो जाए। और दिल में सोचने लगी कि जल्दी बूढ़े जॉर्ज को हलाक करो ताकि बाद में मैं तुम्हें भी ठिकाने लगाकर सारी जायदाद की मालिक बन जाऊं। हेनरी दिल में कह रहा था, फिक्र ना करो मकार खादिमा ग्रीटा की नानी, मैं ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि तुम भी ना बच सकोगी। ऊपर से उसने कहा, ग्रीटा, मैं शाम को बूढ़े जॉर्ज के पास उसकी जान बच जाने की मुबारकबाद देने जा रहा हूँ। खादिमा ग्रीटा ने कहा, ज़रूर जाओ हेनरी, ये बहुत ज़रूरी है। हेनरी ने कहका लगाया, ये बुढ़ा और उसकी सारी जायदाद मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकती। मैं इस ख़ानदान का आखिरी आदमी हूँ। इस सारी जायदाद का वाहिद वारिस मैं हूँ। खादिमा ग्रीटा ने झट गिरा लगाई, और आपकी खिदमत करने वाली सिर्फ मैं हूँ। क्यों नहीं, तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी, बल्कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा। सच? खादिमा ग्रीटा ने खुश होकर कहा, क्या आप सच कह रहे हैं माय लॉर्ड हेनरी? हेनरी ने कहा, क्यों नहीं, आखिर तुम में क्या ऐब है? तुम हमारी खादमा हो तो क्या हुआ? आखिर तुम एक शाही ख़ानदान की खादमा हो और ख़ुद भी एक आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हो। मैं तुमसे ज़रूर शादी करूँगा, इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहना और जिस तरह तुम्हें कहूँ उस पर अमल करना। बूढ़े जॉर्ज को और उसके साथी को हमें उस तरह से ठिकाने लगाना होगा कि कानून हम पर हाथ न डाल सके, क्योंकि अगर कत्ल करने के बाद हम भी पकड़े गए तो सारे की एक राय पर पानी फिर जाएगा। हमारी जद्दोजहद का मकसद फौत हो जाएगा, क्योंकि फिर हमें या तो फांसी की सज़ा हो जाएगी या सारी उम्र कैद खाने में बसर होगी।
ग्रीटा ने सहम कर कहा, नहीं नहीं हेनरी, हमें बड़ी होशियारी और अक्लमंदी से ये काम करना होगा। तुम जिस तरह कहोगे मैं उसी तरह से काम करूंगी। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। हेनरी ने ग्रीटा की पीठ थपथपाते हुए कहा। शाम हुई तो हेनरी ने काला सूट पहना, काली टाई लगाई और बूढ़े जॉर्ज के घर जा पहुंचा। सबसे पहले उसने बूढ़े जॉर्ज को उसकी जान बच जाने पर मुबारकबाद दी और फिर अपने खालाजाद भाई माइकल की मौत पर अफसोस किया कि नाहक अपनी जान गंवा बैठा। बूढ़े जॉर्ज ने हेनरी के साथ अंबर का तारुफ करवाया। इनसे मिलो हेनरी, ये मेरे दोस्त अंबर हैं। हिंदुस्तान से वापस आते हुए जहाज में जब मुझ पर कातलाना हमला हुआ था तो इन्होंने मेरी जान बचाई थी। हेनरी ने अंबर से हाथ मिलाया और उसे गौर से देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर अंबर, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आपने हमारे चाचा जॉर्ज की जान बचाकर हम पर, हमारे सारे खानदान पर बड़ा एहसान किया है। हम आपके शुक्रगुजार हैं। अंबर उस शख्स की नीयत से वाकिफ था कि यह झूठ बोल रहा है और उसे जॉर्ज के न मरने का अफसोस है, क्योंकि उसने कातलों को भेजा था, मगर ऊपर से वो भी हेनरी से अच्छी तरह मिला। अभी वो उसके साथ अच्छी तरह से ही पेश आना चाहता था ताकि उनके दिलों में अब क्या साजिश है उसका पता चल सके। थोड़ी देर बैठकर हेनरी चला गया। उसके जाने के बाद अंबर ने कहा, यह आदमी मुझे बहुत मक्कार लगता है। बूढ़ा जॉर्ज मुस्कुराया। इसमें क्या शक है अंबर, मगर जानते हो ये मेरी बहन की आखिरी निशानी है। इसी वास्ते मुझे हेनरी से मोहब्बत से पेश आना पड़ता है। अंबर को मालूम था कि बूढ़े जॉर्ज के दिल में अपने रिश्तेदारों के लिए एक नरम जगह अभी तक मौजूद है, हालांकि ये लोग बराबर उसकी जिंदगी पर कातलाना हमले कर रहे थे। अंबर ने फैसला तो कर रखा था कि वो जब तक इस शहर में बूढ़े जॉर्ज के पास है उसे इसकी जिंदगी की हिफाजत करेगा। दूसरी तरफ वो नाग और मारिया की तलाश में शहर में घूमता फिरता रहता था, लेकिन ये लोग तो ऐसे गुम हुए थे जैसे गधे के सर से सींग। एक अरसा गुजर गया था मगर कहीं नजर ही नहीं आते थे। खुदा जाने कहाँ गए, किस हाल में थे। उधर हेनरी ने एक खौफनाक जाल तैयार कर लिया था। शहर के बाहर एक पुराना गिरजाघर था जिसकी दीवारों पर अब घास उगी हुई थी। ये गैराबाद था, बहुत पुराना था। किसी ज़माने में बूढ़े जॉर्ज के आबाओ अजदाद यहाँ इबादत किया करते थे। उस गिरजे के साथ ही उनका ख़ानदानी कब्रिस्तान था। यहाँ एक जगह पत्थर का दरवाज़ा था जो एक खुफिया कल के ज़रिए खुलता था। उसके नीचे सीढ़ियाँ तहखाने को जाती थीं। यहाँ बूढ़े जॉर्ज के आबाओ अजदाद के ताबूत रखे थे और एक लोहे के संदूक में उनका ख़ानदानी ख़जाना भी दफन था। हेनरी एक रोज़ बूढ़े जॉर्ज के पास आया और रोनी सूरत बनाकर बोला, अंकल, रात मैंने ख्वाब में अपनी वालदा को देखा है। हेनरी की माँ बूढ़े जॉर्ज की सौतेली बहन थी और जॉर्ज उससे बड़ी मोहब्बत करता था। उसने कहा, अच्छा, मेरी बहन तुम्हारे ख्वाब में आई थी, उसने मेरे बारे में कुछ कहा था? हेनरी ने उदास लहजे में कहा, यही तो मैं कहने वाला था। अम्मी जान ने कहा था, हेनरी बेटे, गिरजा घर के तहखाने वाले में ख़ानदानी कब्रों में जो ताबूत रखे हैं उनमें मेरे ताबूत में पानी आ गया है। चाचा से कहो कि ताबूत को वहाँ से उठाकर पत्थर के बड़े चबूतरे पर रख दे। इस खबर से तो बूढ़ा जॉर्ज परेशान हो गया। उसने कहा, यह तो बड़ी अफसोस की बात है। मैं आज ही तहखाने में जाकर ताबूत को देखता हूँ। अगर पानी आ गया होगा तो उसे उठाकर चबूतरे पर रख दूंगा। मेरी बहन को जन्नत में परेशान नहीं होना चाहिए। हेनरी ने कहा, अंकल, आप जितनी जल्दी हो सके अम्मा के ताबूत को पानी से बचाइए। ख्वाब में अम्मा को बड़ी सर्दी लग रही थी। फिक्र न करो बेटा, तुम्हारी अम्मा मेरी बहन थी। मैं आज ही तहखाने में जाऊँगा। हेनरी सलाम करके चला गया। उसकी साजिश का पहला मरहला कामयाब हो गया था। घर जाकर उसने मकार खादिमा ग्रीटा को खुशखबरी सुनाई कि बूढ़ा जॉर्ज आज शाम गिरजा घर के तहखाने में जा रहा है। वो बड़ी खुश हुई। बस आज रात ही उन दोनों का काम तमाम हो जाना चाहिए। लेकिन हेनरी प्यारे, क्या वो अंबर जॉर्ज के साथ ही जाएगा? हेनरी ने कहा, क्यों नहीं, बूढ़ा जॉर्ज अकेला कभी उस तहखाने में नहीं जाएगा। जब मैंने उसे कहा कि अम्मा रात ख्वाब में आई थी और उसने कहा था कि मेरे ताबूत में पानी आ गया है, तो बूढ़ा बेचैन हो गया था। फिर वो कहका लगाकर हंसा और बोला, आज रात उन दोनों की ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। खादिमा ने कहा, मगर हेनरी, तहखाने के पथरीले दरवाजे की कल का तुम्हें इल्म है ना? अरे मैं ऐसा बच्चा नहीं हूँ। जब बूढ़ा जॉर्ज तहखाने का दरवाज़ा खोलेगा तो मैं देख रहा हूँगा। मेरे जाल से ये लोग अब नहीं बच कर जा सकते। कल उन दोनों की लाशें तहखाने में पड़ी होंगी और मैं जॉर्ज की करोड़ों रुपए की जायदाद का अकेला मालिक हूँगा। मकार खादिमा ने कहा, और मैं? हेनरी ने उसकी तरफ तेज़ नज़र से देखकर कहा, हाँ हाँ, तुम भी मेरे साथ होगी ना, फिक्र न करो। दोपहर के बाद अंबर से बूढ़े जॉर्ज ने अपनी बहन के तहखाने वाले ताबूत की बात की और कहा कि वह तहखाने में उसके साथ जाए। मेरी मरहुमा बहन के ताबूत में पानी आ गया है अंबर। मैं ताबूत को उठाकर पत्थर के चबूतरे पर रखना चाहता हूँ ताकि उसे इस अजियत से निजात मिले। अंबर का माथा ठनका। उसे इस बात की तह में कोई गहरी साजिश नजर आ रही थी। उसने बूढ़े को तहखाने में जाने से रोका, मगर बूढ़े जॉर्ज ने किसी तरह राजी ना हुआ। ये कैसे हो सकता है अंबर कि मेरी बहन की मैयत पानी और सर्दी में ठिठुरती रहे और मैं खामोशी से यहाँ बैठा रहूँ? मैं ज़रूर जाऊँगा। अगर तुम मेरे साथ ना भी गए तो मैं अकेला ही चला जाऊँगा। अंबर ने कहा, नहीं नहीं, मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगा। अगर आप जिद करते हैं तो फिर मैं भी आपके साथ जाऊँगा। चुनाचे शाम से कुछ देर पहले बूढ़े जॉर्ज ने अंबर को साथ लिया और शहर से बाहर गिरजे के खंडरों में पहुंच गए। ये जगह बड़ी वीरान और डरावनी थी। दरख्तों ने जगह जगह झुंड बना रखे थे। जंगली झाड़ियों ने गिरजा घर की बोसीदा खिड़कियों और दरवाजों को ढांप रखा था। जॉर्ज को अपने साथ लेकर अंबर को एक छोटे से टिब्बे के साए में आ गया। अंबर, ये हमारे आबाओ अजदाद का कब्रिस्तान है।
अंबर ने देखा कि वहां कई एक पुरानी कब्रों के निशान बिखरे हुए थे। कब्रें ढह चुकी थीं, उनके पथरीले कतबे गिरे हुए थे। वो तहखाना कहाँ है अंकल जॉर्ज? अंबर ने पूछा। अभी बताता हूँ। बूढ़ा जॉर्ज अंबर को लिए एक पत्थर की दीवार के पास आया। इस दीवार को देखते हो? यह दरवाज़ा है नीचे तहखाने में जाने का। इसे एक खुफिया कल के जरिए खोला जाता है। इस खुफिया कल का मेरे सिवाय और किसी को इल्म नहीं। अंबर खामोशी से बूढ़े जॉर्ज की बातें सुन रहा था। उसने इस किस्म के बहुत से तहखाने देखे थे। जॉर्ज ने एक जगह से दीवार पर उगी झाड़ियों को परे हटाया। वहाँ एक खाना सा बना हुआ था। उस खाने के अंदर लोहे की हत्थी लगी थी। बूढ़े जॉर्ज ने हत्थी को जोर से नीचे खींचा। हत्थी के नीचे होते ही हल्की सी आवाज़ पैदा हुई और पत्थर की दीवार बीच में से अलग हो गई। वहाँ इतना रास्ता बन गया कि एक आदमी बड़े आराम से गुजर सकता था। ये रास्ता नीचे तहखाने को जाता है, जहाँ मेरी प्यारी बहन का ताबूत है। आओ मेरे साथ। बूढ़े जॉर्ज ने मोमबत्ती जलाकर हाथ में पकड़ ली और सीढ़ियाँ उतरने लगा। सीढ़ियाँ पत्थर की थी और उन पर काई जमी हुई थी। अंबर बूढ़े जॉर्ज के साथ नीचे उतर गया। तहखाने की फिजा में नमी और सील की तेज बू थी। ऐसा लगता था जैसे यहाँ कई सालों से कभी कोई इंसान नहीं आया। सीढ़ियाँ उतरे तो फर्श आ गया। फर्श पर मोमबत्ती की रोशनी में कुछ ताबूत दीवार के साथ लगे हुए नजर आए। बूढ़े जॉर्ज ने कहा, इन ताबूतों में हमारे बुजुर्गों की लाशें पड़ी हैं। इनमें मेरी मरहुमा बहन का ताबूत भी है। देखो, हेनरी ठीक कहता था, फर्श पर पानी आया हुआ है। अंबर ने महसूस किया कि फर्श पर पानी था। उनके जूते पानी में भीग रहे थे। अंकल, बहन का ताबूत कहाँ है? बूढ़ा जॉर्ज मोमबत्ती आगे करके उसकी रोशनी में ताबूत पर लिखी हुई तहरीर पढ़ने लगा। ये है मेरी बहन का ताबूत। अंबर ने देखा उस ताबूत पर अंग्रेजी जुबान में बूढ़े जॉर्ज की बहन का नाम, सन पैदाइश और सन वफात लिखा हुआ था। करीबी एक पत्थर का चबूतरा था। अंबर, हमें ताबूत को उठाकर इस चबूतरे पर रखना होगा। अंबर ने साथ मिलकर ताबूत उठाया। ताबूत भारी था। उन्होंने ताबूत चबूतरे पर रख दिया। सीढ़ियों के ऊपर पत्थर का दरवाज़ा वैसे ही थोड़ा सा खुला हुआ था और उसमें से शाम की हल्की हल्की रोशनी सीढ़ियों पर पड़ रही थी। बूढ़े जॉर्ज ने दुआ पड़ी और कहा, अंबर इधर आओ, उस कोने में तुम्हें अपने खानदान का खजाना दिखाऊं। जॉर्ज ने कोने पड़े हुए लोहे के एक संदूक का ढकना उठाने की कोशिश की, मगर ढकना बहुत भारी था। अंबर की मदद से ढकना उठाया गया तो संदूक सोने के जेवरात और जवाहरात से भरा हुआ था। अंबर इस तरह के बहुत से खजाने देख चुका था। उसके लिए ये कोई हैरत की बात नहीं थी, मगर बूढ़ा जॉर्ज बहुत खुश हो रहा था। ये करोड़ों का खजाना है अंबर। इस खजाने को हासिल करने के लिए मेरे भतीजे और रिश्तेदारों ने मुझे कई बार कत्ल करने की साजिश की, मगर नाकाम रहे। इस सारे खजाने का मालिक मैं हूँ। मेरे भतीजों को इसमें से कुछ नहीं मिल सकता। मेरी वसीयत में उनके लिए सिर्फ शहर के मकान लिखे हैं। जॉर्ज मुस्कुराया। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है अब हमें यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। जॉर्ज ने कहा, अरे तुम खौफजदा हो रहे हो बरखुरदार, ये तो हमारा खानदानी कब्रिस्तान है। यहाँ सब मेरे बुजुर्ग सो रहे हैं। बूढ़ा जॉर्ज जवाहरात और जेवरात को मोमबत्ती की रोशनी में बार बार देख रहा था और अंबर की निगाह सीढ़ियों के ऊपर जरा से खुले हुए पत्थर के दरवाजे की तरफ थी। उसे एहसास था कि कोई साजिश हो रही है। ये लोग तहखाने में थे और बाहर हेनरी और ग्रीटा खादमा झाड़ियों से निकलकर तहखाने के दरवाजे पर आ गए थे। उन्होंने झपट कर बूढ़े जॉर्ज और अंबर को तहखाने में जाते और खुफिया जगह से हत्थी नीचे करते देख लिया था। यूं उसे तहखाने के खुलने और बंद होने का राज मालूम हो गया था। उसने खादमा ग्रीटा से कहा, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो इसी जगह। वक्त आ गया है कि इन दोनों को तहखाने में अजियतनाक मौत मरने के लिए बंद कर दिया जाए। हेनरी झाड़ियों में से निकलकर तहखाने के दरवाजे के पास आया। उसने आते ही 1 मिनट भी ज़ाया किए बगैर खाने में हाथ डालकर हत्ती को ऊपर खींच दिया। तहखाने में बूढ़ा जॉर्ज खजाने के जेवरात दिखा रहा था कि अचानक दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू हो गया। अंबर को पहले ही खतरा था। उसने जो दरवाज़ा बंद होते देखा तो लपक कर सीढ़ियों पर आया। भागता हुआ ऊपर चढ़ा, मगर उसके ऊपर आते आते पत्थर का दरवाज़ा बंद हो चुका था। उसे बाहर हेनरी के कहके की आवाज़ सुनाई दी, अब तुम लोग क़यामत के रोज़ तक इसी तहखाने में रहोगे। तुम्हारी लाशें इसी तहखाने में गल सड़ जाएंगी। बूढ़े जॉर्ज ने दरवाज़ा बंद होते देखा तो चकरा कर रह गया। अंबर, हेनरी ने हमें धोखा दे दिया, अब क्या होगा? अंबर ने कहा, मैंने आपको कई बार यहाँ आने से रोका था, मगर आप पर मेरी बातों का कोई असर न हुआ। बूढ़ा जॉर्ज परेशानी से बोला, अब क्या होगा अंबर? क्या हम तहखाने में ही मर जाएंगे? मैं दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता हूँ। अंबर ने बहुत जोर लगाया, मगर तहखाने का दरवाज़ा तो पत्थर की दीवार थी, जैसे पहाड़ सामने खड़ा था। वो अपनी जगह से ज़रा भी ना हिला। अंबर ने 2-3 बार अपनी पूरी ताकत जमा करके पाँव से ठोकर मारी, मगर दीवारों पर ज़रा सा भी असर न हुआ। वो सर झुकाकर सीढ़ियों पर बैठ गया। मालूम होता है अब हम यहाँ से नहीं निकल सकेंगे। बूढ़ा जॉर्ज निढाल सा होकर एक ताबूत पर बैठ गया। खौफ और दहशत से उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, क्योंकि उसे मालूम था कि उस ख़ानदानी तहखाने से बाहर निकलने का अब कोई रास्ता नहीं है। ज़िंदगी में कभी वो इतना नाउम्मीद नहीं हुआ था। उसने अंबर से कहा कि वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश ना करे, क्योंकि ये दरवाज़ा दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान भी नहीं खोल सकता। ये पहाड़ की दीवार है। आओ अब हम बहादुरों की तरह मौत को अपने सीने से लगा लें अंबर। हेनरी और मकार खादमा बड़े खुश खुश घर वापस आ गए। उन्हें बूढ़े जॉर्ज और अंबर की मौत का पक्का यकीन था।
اور यकीन करने वाली बात भी थी। अगर किसी शख्स को एक तहखाने में भूखा प्यासा बंद कर दिया जाए तो वो कितने दिन जिंदा रह सकता है। जॉर्ज तो बूढ़ा था, हेनरी को यह खबर नहीं थी कि अंबर नहीं मर सकता। अंबर को यह फिक्र था कि बूढ़ा जॉर्ज यकीनन 2-1 दिन के बाद मर जाएगा। वो उसे नहीं मरने देना चाहता था, मगर वो कर भी क्या सकता था। पत्थर का दरवाज़ा खोलना उसके बस की बात नहीं थी। बूढ़ा जॉर्ज ताबूत पर लेट गया। सर्दी और नमी की वजह से उस पर नीम बेहोशी तारी हो गई थी। मोमबत्ती आखिरी दमों पर थी। अंबर ने एक बार फिर दरवाजे को जोर लगाकर खोलने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। तहखाने में तलाश करते करते उसे लोहे की एक मजबूत सी सुराख मिल गई। अंबर ने पत्थर के दरवाजे की एक तरफ सुराख करना शुरू कर दिया। काफ़ी देर मेहनत करने के बाद वो थोड़ा सा सुराख करने में कामयाब हो गया। बाहर से हल्की हल्की ठंडी हवा अंदर आने लगी, मगर जॉर्ज सिर्फ हवा पर जिंदा नहीं रह सकता था। उसे खाने पीने को भी कुछ चाहिए था जो वहाँ नहीं मिल सकता था। सोने के जेवरात और जवाहरात उसका पेट नहीं भर सकते थे। उधर अब नाग की भी खबर लेते हैं कि वो किस हाल में है। नाग उसी शाम अंबर और मारिया की तलाश में फिरता फराता शहर के उस हिस्से में आ गया जहाँ हेनरी का मकान था। उस वक्त हेनरी बाहर गया हुआ था। मकान पर सिर्फ खादमा थी। नाग मकान के करीब से गुजरा तो उसे प्यास महसूस हुई। सोचा इस मकान से शायद पीने को पानी मिल जाए। उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो खिड़की के पर्दे को हटाकर खादमा ने देखा। कौन है? नाग ने कहा, बहन प्यास लगी है, पानी मिल जाएगा। खादमा ने कहा, यहाँ पानी नहीं है, जाओ सामने सराय में जाकर पी लो। नाग को बड़ा अफसोस हुआ कि ये कैसी औरत है कि प्यासे को पानी भी नहीं देती। बहरहाल नाग आगे चल दिया। थोड़ी दूर जाकर उसे सड़क के कोने पर एक सराय नजर आई। उसने खिड़की में से झांक कर देखा, अंदर 2-4 आदमी बैठे कॉफी पी रहे थे। नाग भी अंदर आकर एक मेज पर बैठ गया। नौकर ने कहा, क्या चाहिए? नाग ने कहा, पानी। नौकर ने कहा, यहाँ पानी नहीं है, सोडा वाटर है। तो फिर सोडा वाटर ही ला दो। नौकर ने सोडे की बोतल लाकर रख दी। नाग खारा सोडा पीने लगा। इत्तेफाक की बात यह हुई कि हेनरी भी अपने 2 बदमाश दोस्तों के साथ वहीं करीबी मेज पर बैठा था। वो अपने चाचा को हलाक करने के बाद पूरी जायदाद का मालिक बन रहा था। चुनाचे अपने बदमाश दोस्तों के साथ बैठा दावत उड़ा रहा था। उसने नाग को खाली सोडा वाटर पीते देखा तो मजाक से कहा, क्यों मियाँ, बीमार हो क्या? नाग खामोश हो गया। हेनरी ने फिर कहा, बाहर से आए हुए मालूम होते हो। उसका बदमाश दोस्त बोला, ये तो हिंदुस्तानी काला आदमी है। नाग अब भी खामोश रहा। वो खामखा किसी से नहीं उलझना चाहता था। इतने में हेनरी ने अपनी प्लेट में से एक हड्डी उठाकर नाग की तरफ फेंकी। लो, इसे खा लो, पियो। नाग को गुस्सा तो बहुत आया, मगर वो पी गया। हेनरी और उसके दोस्त उठकर नाग के पास आ गए और उसे फजूल तंग करने लगे। नाग ने कहा, भाइयों, मैं यहाँ परदेसी हूँ, आपसे लड़ाई नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे तंग न करो। हेनरी ने कहा, लड़ाई करके भी तुम क्या कर लोगे? और दूसरे बदमाश ने जोर से एक मुक्का नाग के मुंह पर मार दिया। नाग कुर्सी से नीचे गिर पड़ा। उसकी बड़ी तौहीन थी। सराय का मालिक भी बदमाशों के साथ मिलकर कहके लगाने लगा। नाग ने जमीन पर से उठते हुए कहा, मैं फिर भी आप लोगों को कुछ नहीं कहूँगा, बेहतर है कि आप अपनी जगह पर बैठ जाएं। हेनरी के बदमाश दोस्त ने कहका लगाकर कहा, देखो, हमें तहजीब सिखा रहा है। दूसरा बदमाश बोला, इसे उठाकर ले चलो, आज इसकी दावत उड़ाते हैं। दोनों बदमाशों ने देखते ही देखते नाग के सर पर ताबड़तोड़ 6-7 ऐसे जबरदस्त मुक्के मारे कि नाग बेहोश हो गया। उन्होंने नाग को उठाया और हेनरी के घर ले आए और एक कमरे में फेंक दिया। यार, इस काले हिंदुस्तानी का क्या करेंगे? ख्वामखाई से यहाँ ले आए। हेनरी ने कहा, आजकल डॉक्टर लोगों को लाशों की बड़ी ज़रूरत होती है, किसी गोरे डॉक्टर को दे देंगे ताकि वो इस पर तजर्बे करे। एक बदमाश खुश होकर बोला, बड़ा अच्छा ख्याल है, इस लाश के एवज हमें रुपए भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलो इसे हलाक कर देते हैं। वो नाग की कोठली की तरफ बढ़े। उधर नाग को होश आ गया तो अपने आप को एक गंदी सी अंधेरी कोठली में पाया। अपने सर को दोनों हाथों से दबाने लगा। उसने देखा बरामदे में वही लोग आ रहे थे। एक बदमाश के हाथ में खंजर था। नाग समझ गया कि ये लोग उसे कत्ल करने के इरादे से आ रहे हैं। अब वो उनका लिहाज नहीं कर सकता था। उसने आंखें बंद करके गहरा सांस लिया और एक इंसान से नन्ही सी चिड़िया बनकर कोठली की दीवार पर बैठ गया। वो मालूम करना चाहता था कि ये लोग कौन हैं और उनका किस खूनी गिरोह से ताल्लुक है। हेनरी और दोनों बदमाशों ने जब अंदर आकर देखा कि नाग गायब है तो बड़े हैरान हुए। हेनरी कहका लगाकर बोला, काला हिंदुस्तानी भाग गया। इसके बाद वो ताश खेलने लग गए। कुछ देर बाद दोनों बदमाश जिन्होंने नाग को बहुत मारा था उठे और इजाजत लेकर अपने घरों को जाने के लिए बाहर आ गए। रात का अंधेरा फैल चुका था। नाग ने सांप का रूप बदला और मकान के बाहर आकर खेत के किनारे झाड़ियों में छुपकर उनका इंतजार करने लगा। इतने में दोनों बदमाश झूमते झामते हंसी करते बातें करते करीब आ गए। जब वो नाग के पास से होकर गुजरने लगे तो नाग फन उठाकर बाहर निकल आया। उसने पलक झपकते में एक बदमाश को डस लिया। दूसरा घबरा कर भागा, मगर भाग कर कहाँ जा सकता था। नाग ने उसे भी रास्ते में पकड़ लिया और डस कर हलाक कर दिया। नाग अब वापस उस घर में आ गया। वो हेनरी से भी बदला लेना चाहता था। जब वो ड्योढ़ी से गुजरकर कमरे के कोने में आया तो उसने हेनरी को अपनी खादमा से बातें करते सुना। बस कल रात तक तहखाने में दोनों मर चुके होंगे। उसके बाद मैं मशहूर कर दूंगा कि अंकल जॉर्ज एक मुहिम पर अफ्रीका चले गए हैं। जब तक वो काफ़ी अरसा तक वापस नहीं आएंगे तो मैं अखबार में छपवा दूंगा कि अफ्रीका में उन्हें शेर खा गया और बस फिर सारी जायदाद मेरी होगी। और फिर हंसने लगा।
खादिमा ने कहा, और अंबर भी तो साथ मर चुका होगा। क्यों नहीं, वो भी तहखाने में खत्म हो जाएगा। अंबर का नाम सुनते ही नाग चौंक उठा। तो क्या अंबर को उन लोगों ने किसी तहखाने में कैद कर रखा है? नाग का चेहरा खुशी से झूम उठा। उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि अंबर का सुराग मिल ही गया। उसे मालूम था कि ये लोग अंबर को कैद कर सकते हैं मगर हलाक नहीं कर सकते। अंबर को उन लोगों का बाप भी हलाक नहीं कर सकता। अब ये मालूम करना चाहता था कि अंबर को उन लोगों ने किस तहखाने में कैद कर रखा है। नाग उनकी बातें गौर से सुनने लगा, लेकिन उनकी गुफ्तगू से ये बिल्कुल ना मालूम हो सका कि अंबर कैद कहाँ है। इतना उसे ज़रूर पता चल गया कि अंबर के साथ हेनरी का चाचा जॉर्ज भी कैद है। उन दोनों ने उसकी जायदाद पर कब्जा करने के लिए उसे तहखाने में मरने के लिए फेंक रखा है, मगर तहखाना कहाँ था? इसका सुराग नाग ने लगाना था। उसने उसी घर में रहने का फैसला कर लिया। रात गुजर गई। दूसरे रोज़ हेनरी ने खादिमा से कहा, मेरा ख्याल है अभी हमें एक दिन और इंतज़ार करना होगा। कल शाम तक वो दोनों तहखाने में मर चुके होंगे। ठीक है, हम कल शाम तहखाने में उनकी लाशें देखने चलेंगे। अच्छा, अब मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ, तुम पीछे ख्याल से रहना। फिक्र न करना हेनरी, मैं बहुत होशियार औरत हूँ, ये तो मुझे मालूम है। हेनरी चला गया। नाग कोने में अलमारी के पीछे छुपा रहा। उसने सोचा, अंबर तो ज़ाहिर है तहखाने में नहीं मर सकता, लेकिन जो उसके साथ कैद है वो ज़रूर भूखा प्यासा मर जाएगा। खुदा जाने अंबर के साथ कौन सा शरीफ इंसान कैद था। अगर वो उस बदमाश का चचा है तो वो बूढ़ा आदमी है, वो ज़रूर मर जाएगा। उसे बचाना नाग का फ़र्ज़ था। चुनाचे नाग ने फैसला कर लिया कि तहखाने का पता चलाना चाहिए। ज़ाहिर है कि तहखाना कहीं करीबी होगा। नाग बाहर निकल आया और मकान के पिछवाड़े वाले उजाड़ इलाके में फिरने लगा। नाग को अंबर की खुशबू बड़ी दूर से आ जाया करती थी। फिरते फिराते वो सांप की शक्ल में पुराने गिरजे के करीब पहुंचा तो अचानक उसे अंबर की खुशबू महसूस हुई। वो एकदम से होशियार हो गया और उस खुशबू के पीछे चल पड़ा, यहाँ तक कि तहखाने के दरवाजे पर पहुंच गया। उसने महसूस किया कि एक सुराख में से अंबर की खुशबू बड़ी तेज़ आ रही थी। नाग सुराख में से अंदर दाखिल हो गया। उधर बूढ़ा जॉर्ज बिल्कुल बेहोश होकर ताबूत पर पड़ा था और अंबर सर झुकाए उसके करीब बैठा गौर कर रहा था कि उसे जॉर्ज की जान बचाने के लिए क्या करना चाहिए। अचानक उसे सांप के फुनकारने की आवाज़ सुनाई दी। अंधेरे में नाग ने अंबर को देख लिया था। नाग ने फौरन इंसान की शक्ल बदली, अंबर के सामने आ गया। दोनों बिछड़े हुए दोस्त लपक कर एक दूसरे के गले मिले। मारिया का एक दूसरे से पूछा। नाग ने कहा, मारिया भी एक न एक रोज़ ज़रूर मिल जाएगी, मगर सबसे पहले तो तुम लोगों का बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। अंबर ने कहा, अब जबकि तुम्हारे सारे हालात का इल्म हो चुका है तो ऐसा करो कि इस दरवाजे से बाहर निकलकर दरवाजे के साथ ही बने हुए खाने में हाथ डालकर लोहे की हत्ती नीचे गिरा दो। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाएगा। नाग सांप बनकर सुराख में से बाहर निकल गया। बाहर जाकर वो फिर इंसान की शक्ल में आ गया। उसने देखा कि ज़रा परे दीवार में खाना बना है जिसमें लोहे की एक हत्ती छुपी हुई है। नाग ने जल्दी से हत्ती को नीचे गिरा दिया। हत्ती का नीचे गिरना था कि पत्थर का दरवाज़ा खुल गया। नाग अंदर आ गया। दोनों ने मिलकर बूढ़े जॉर्ज को बाहर खुली हवा में निकाला। ताज़ा हवा लगने से जॉर्ज ने आंखें खोल दी। क्या मैं जिंदा होकर जन्नत में आ गया हूँ? अंबर ने कहा, अंकल जॉर्ज आप जिंदा हैं और हम आपको घर ले जा रहे हैं। घर ले जाकर बूढ़े जॉर्ज को बिस्तर पर लिटा दिया गया। उसे खाने पीने को नरम दलिया और चाय दी गई। कुछ खाकर जॉर्ज को होश आया। अंबर ने नाग का तारुफ करवाया। ये मेरा भाई नाग है जिसकी तलाश में मैं यहाँ आया था। जॉर्ज ने नाग से हाथ मिलाया और कहा, मगर मिस्टर नाग तुम तहखाने के अंदर किस तरह आ गए? अंबर ने जल्दी से कहा, किसी तरह इसने दीवार में छुपी हुई हत्ती का पता चला लिया था अंकल। ठीक है, मगर इस जगह का पता चलाना आसान नहीं है। बदबख्त हेनरी तो छुप कर हमें अंदर जाते हुए देख रहा था। खैर अब मैं उसकी खबर लूँगा, मगर मैं क्या कर सकता हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ। मुमकिन है उसे पता चले कि मैं जिंदा हूँ तो यहाँ कर मुझे हलाक कर दे। अंबर ने कहा, अंकल जॉर्ज बेफिक्र रहें, अब वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप कहें तो हम उससे बदला ले सकते हैं और उसे ख़त्म भी कर सकते हैं। बूढ़े जॉर्ज ने तेज़ और गुस्सीली आवाज़ से कहा, उस हराम खोर को ख़त्म कर दो और उस कमीनी मकार ग्रीटा को भी। वो भी मेरे कत्ल की साजिश में शरीक थी। ऐसा ही होगा अंकल, आप परेशान ना हो, मैं उसे यहाँ बुलाऊंगा और आपकी आंखों के सामने उसका हशर कर दूंगा। बूढ़े जॉर्ज ने कहा, नहीं, उन दोनों को उसी तहखाने में बंद करके हलाक कर दो ताकि उनकी लाशें मेरे बुजुर्गों की लाशों के कदमों में हमेशा पड़ी रहें। ठीक है अंकल। अंबर नाग को लेकर हेनरी के घर की तरफ रवाना हो गया। हेनरी घर आ गया था और खाना खा रहा था। खाने के बाद खादिमा ने कहा, काफ़ी लाऊं? हाँ ले आओ। फिर अचानक कमरे में नाग इंसान की शक्ल में आ गया। हेनरी ने कहा, तुम फिर आ गए काले हिंदुस्तानी, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी वजह से मेरे 2 दोस्त सांप के डसने से मर गए हैं। मैं उनकी जान का बदला तो तुमसे लूँगा। और हेनरी ने खंजर निकाल लिया। अब अंबर भी कमरे में आ गया। अंबर को देखकर हेनरी के हाथ से खंजर गिर पड़ा। तुम जिंदा हो? अंबर ने बड़े इत्मीनान से कहा, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि अंकल जॉर्ज भी जिंदा है और अपने गरम गरम बिस्तर में काफ़ी पीकर आराम कर रहा है। अब तुम्हारी बारी है, हम तुम्हें लेने आए हैं। क्या मतलब? हेनरी ने घबराहट से कहा। अंबर बोला, मतलब ये कि हमारे साथ ज़रा तहखाने तक चलो, हम तुम्हें अपने हाथों से वो बेबहा खजाना देना चाहते हैं जिसके लिए तुमने अंकल जॉर्ज और मुझे कत्ल करने की कोशिश की थी। बकवास ना करो, मैं तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगा। और हेनरी ने लंबा पिस्तौल निकालकर अंबर की तरफ तान दिया। मकार खादिमा ने भी उनकी गुफ्तगू सुन ली थी। अंबर को देखकर और जॉर्ज के जिंदा बच निकलने का सुनकर उसके पांव तले से भी ज़मीन निकल गई थी। उसने जल्दी से एक सुलाख उठाई और पीछे से आकर अंबर के सर पर दे मारी। सुलाख टूटकर गिर पड़ी। अंबर अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसने नाग से कहा, नाग ज़रा इस औरत को संभालना, मैं हेनरी साहब की खबर लेता हूँ।
नाग ने उसी वक्त गायब होकर खूनखार शेर की शक्ल इख्तियार कर ली। वो जोर से धाड़ा और उसने खादिमा को पंजों में इस तरह उठा लिया कि वो जख्मी ना हो। खादिमा तो बेहोश हो गई। हेनरी ने नाग को शेर बनते देखा तो उस पर कपकपी तारी हो गई। पिस्तौल उसके हाथ में कांपने लगा। उसने अंबर पर पिस्तौल चला दिया। गोलियां अंबर के जिस्म से टकराकर नीचे गिर पड़ी। अंबर ने झुककर गोलियां उठाई और हेनरी की तरफ बढ़ाकर कहा, इन्हें तुम अगर 1000 मरतबा भी पिस्तौल में भरकर मुझ पर चलाओ तो मेरे जिस्म पर एक खराश तक नहीं पड़ेगी। इतने में नाग फिर से इंसान की शक्ल में आ गया। अंबर ने नाग से कहा, नाग, इन दोनों को तहखाने की तरफ ले चलें। मेरा ख्याल है खजाना इनके हवाले ही कर दें। जरूर जरूर, नाग ने हामी भरते हुए कहा। अंबर ने पिस्तौल उठाकर हेनरी की गर्दन पर रखी और कहा, खामोशी से तहखाने की तरफ चल पड़ो। याद रखो, अगर भागने की कोशिश की तो गोली तुम्हारी गर्दन से गुजर जाएगी। नाग ने कहा, ठहरो, मैं इसके हाथ बांध देता हूँ। नाग ने रस्सी से हेनरी के हाथ कसकर बांध डाले। मक्कार खादिमा को नाग ने कंधे पर उठा लिया और तहखाने की तरफ चल दिए। तहखाने की दीवार के पास आकर खादिमा को भी होश आ गया। नाग ने उसे उठाकर तहखाने की सीढ़ियों पर फेंक दिया। मक्कार खादिमा लुढ़कती हुई तहखाने के फर्श पर ताबूत के पास जा गिरी। हेनरी फरार होने की फिक्र में था। दरवाजे के करीब आकर उसने एकदम से झटका लगाया और भाग उठा। अंबर ने नाग को इशारा किया। नाग ने गहरा सांस लिया और दोनों हाथ फैलाए। वो एकदम से गिद्ध की शक्ल में आकर उड़ता हुआ हेनरी के सर पर पहुंच गया। हेनरी खेतों में भागा जा रहा था। गिद्ध उसके सर पर आ गया और झपटा मारकर उसकी गर्दन पर हमला किया। गिद्ध ने दूसरी बार हमला किया और उसकी गर्दन में से बड़ी सी बोटी उतार ली। हेनरी की गर्दन से खून जारी हो गया। गिद्ध ऊपर जाकर हवाई जहाज की तरह हेनरी की तरफ आया और झपटा मारकर उसकी आंख निकाल कर ले गया। हेनरी खेत में गिर पड़ा। उसकी आंख से खून बहने लगा। वो दर्द से कराहने लगा। अब अंबर भी वहां आ गया। गिद्ध ने उसकी दूसरी आंख भी निकालकर उसे बिल्कुल अंधा कर दिया। नाग ने फिर से इंसान की शक्ल इख्तियार कर ली। दोनों ने मकार कातिल को उठाया, उसे तहखाने की सीढ़ियों तक लाए और अंदर फेंक दिया। फिर उन्होंने हथी उठाकर तहखाने का पथरीला दरवाजा बंद कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। अंबर और नाग वहां से सीधे बूढ़े जॉर्ज के पास पहुंचे और उसे हेनरी और मकार खादिमा के ठिकाने लगा देने की खुशखबरी सुनाई। बूढ़ा जॉर्ज बड़ा खुश हुआ। मेरे बच्चों, मैं तुम दोनों पर बहुत राजी हूँ। तुम दोनों ने ना सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि मेरे दुश्मनों को भी मौत की नींद सुला दिया। अब मेरी ख्वाहिश है कि अपनी सारी जायदाद तुम दोनों में तकसीम कर दूं। नाग ने कहा, मोहतरम, हमें दौलत की कोई ज़रूरत नहीं, इसका लालच भी नहीं, क्योंकि हमारे पास बेपनाह दौलत है। इस ज़मीन के अंदर आज तक जितनी भी दौलत दफन है उस पर हमारा कब्जा है। अगर आप कहें तो मैं आपको ये सारी दौलत अभी दिखा सकता हूँ। जॉर्ज हंस पड़ा। वो समझ रहा था कि नाग उससे मजाक कर रहा है। वैसे भी चाचा जॉर्ज, हम यहाँ नहीं रुकना। हम अपनी बहन की तलाश में हैं। खुदा जाने यहाँ से हमें किस मुल्क को जाना पड़े। इसलिए हमारी ख्वाहिश है कि आप अपनी सारी दौलत गरीबों और यतीमों के लिए वक्फ कर जाएं, ताकि रहती दुनिया तक आपको उसका सवाब पहुँचता रहे। जॉर्ज बोला, अगर तुम मेरी जायदाद के हिस्सेदार बनने पर राजी नहीं हो तो फिर मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। मुझे अपनी सारी जायदाद गरीबों और मोहताजों के लिए वक्फ कर देनी होगी। नाग ने कहा, और ये एक बड़ा नेक काम है अंकल। बेशक, हम इससे बढ़कर और नेक काम भला क्या हो सकता है कि इंसान दूसरे इंसान की खिदमत करे। उसी रोज़ अंबर और नाग वहाँ से रुखसत होकर सराय में आ गए, जहाँ नाग एक ताजर की हैसियत से रह रहा था। रात गए तक वो दोनों मारिया के बारे में बातें करते रहे। वो कहाँ होगी, किस शहर में होगी, किस मुल्क में होगी। अंबर ने कहा, मेरा दिल कहता है कि मारिया इस मुल्क में नहीं है। नाग ने पूछा, फिर वो किस मुल्क में होगी? कोई थोड़ा सा सुराग मिले तो हम यहाँ से कूच करें, इसका भी पता चला लेंगे। शहर में 10-12 औरतें ऊपर तले कत्ल हो गईं। हर दूसरे तीसरे रोज रात को किसी न किसी गली के कोने में औरत की लाश पड़ी मिलती। उसकी गर्दन कटी होती और कटे हुए सर की पेशानी पर आर का निशान चाकू से खुदा हुआ होता। एकदम से खौफो हिरास फैल गया। पुलिस चौकस हो गई कि आखिर ये आर कौन है जो सिर्फ औरतों ही को, और वो भी जवान औरतों को, रात के वक्त कत्ल कर जाता है। अंबर और नाग ने भी ये दहशतनाक खबर सुनी और बड़े हैरान हुए कि रातों को घोड़ों पर सवार होकर पुलिस ने गश्त लगानी शुरू कर दी। उसके बावजूद दूसरे तीसरे रोज एक औरत जरूर कत्ल हो जाती। सर्दियों के दिन थे। शहर में रात को जबरदस्त धुंध फैली होती थी। 3-4 गज के फासले पर भी कुछ दिखाई न देता था। औरतों ने घरों से निकलना बंद कर दिया। अब पुलिस वालों की लाशें मिलना शुरू हो गईं। कातिल किसी न किसी बाजार या गली में किसी पुलिस वाले पर हमला करके उसकी गर्दन तन से जुदा कर देता और पेशानी पर आर का लफ्ज खोद कर फरार हो जाता। उसके बाद फिर औरतों का कत्ल शुरू हो गया। कातिल किसी औरत के घर में घुसकर उसे कत्ल करता और लाश गली में फेंक दिया था। पुलिस आजिज आ गई थी। नाग ने अंबर से कहा, इस कातिल ने तो शहर में जुल्म सितम का बाजार गर्म कर रखा है, इसे ज़रूर ख़त्म कर देना चाहिए। बेचारे पुलिस वाले भी उसका शिकार बनने लगे हैं। अंबर ने कहा, मालूम होता है बड़ा संगदिल कातिल है, शायद जहनी मरीज़ है। कुछ भी हो, मैं तुम्हारे ख्याल से इत्तेफाक करता हूँ कि अब उसका जिंदा रहना इंसानियत के लिए बेहद ख़तरनाक है। तो फिर क्या इरादा है? उसकी तलाश में निकलें। मगर सबसे पहले हमें पुलिस वालों को अपनी मदद पेश करनी चाहिए ताकि पुलिस हमारी कार्रवाई से बाखबर रहे। कहीं ऐसा ना हो कि हम धोखे में किसी दूसरे शख्स को कत्ल कर दें। चुनाचे नाग और अंबर पुलिस वालों के बड़े दफ्तर में आ गए। मोटी तोंद वाला थानेदार उबले हुए आलुओं पर नमक छिड़क कर खा रहा था। उसने बेपरवाही से अंबर और नाग की तरफ देखा और आलू मुंह में रखकर बोला, क्या तुम्हारा भी कोई कत्ल हो गया है? अंबर ने कहा, मेरा अपना तो कोई कत्ल नहीं हुआ जनाब, लेकिन शहर के लोग कोई गैर तो नहीं, वो भी हमारे अपने ही हैं।
मोटे थानेदार ने तोंद पर हाथ फेरते हुए तिरछी आंख से देखा। तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? अंबर बोला, जनाब हम अमन पसंद शहरी हैं और मुल्क मिस्र के रहने वाले हैं, मगर लंदन में कारोबार के सिलसिले में आबाद हैं। जब से शहर में कत्ल की वारदातों का सुना है हमारी तशवीश बढ़ गई है। थानेदार ने कहा, तो फिर तुम क्या कहने आए हो? नाग बोला, जनाब हम अपनी खिदमत पेश करने आए हैं। थानेदार हंस पड़ा। उसने अपने करीब बैठे सिपाहियों को आंख मारी, गोया अंबर और नाग का मजाक उड़ा रहा हो। बोला, क्या तुम कातिल को पकड़ने का इरादा रखते हो? अंबर ने कहा, जी हाँ जनाब। थानेदार ने कहा, जिस कातिल को हमारी सारी पुलिस मिलकर नहीं पकड़ सकी अब तक, उसे एक आम शहरी कैसे पकड़ सकोगे? अंबर ने कहा, मेरे जहन में एक तरकीब है जनाब। थानेदार ने पूछा, कौन सी तरकीब? अंबर बोला, मैं औरत का लिबास पहनकर शहर के गुंजान इलाके में कातिल का इंतजार करूंगा। थानेदार कहका लगाकर हंस पड़ा, और जब कातिल तुम्हें औरत समझकर तुम पर हमलावर होगा तो तुम बड़े आराम से कत्ल हो जाओगे। नाग के मुंह से निकल गया, नहीं जनाब, अंबर कत्ल नहीं हो सकता। क्या मतलब? थानेदार ने हैरानी से पूछा, क्या यह पत्थर का बना हुआ इंसान है? क्या इसके गोश्त पर चाकू का असर नहीं होता? जाओ जाओ मियाँ, जाकर अपना कारोबार करो। तुम लोग क्यों अपनी जान मुसीबत में डाल रहे हो? अंबर बोला, जनाब हम आपकी मदद करना चाहते हैं। थानेदार ने उंगली उठाकर कहा, मेरा वक्त ज़ाया न करो और यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस के जरिए तुम्हें बाहर निकाल करूंगा। अंबर और नाग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वो तो बड़ी उम्मीदें लेकर आए थे, लेकिन उस मोटे थानेदार ने तो उन्हें सख्त मायूस किया था। नाचार वहां से वापस आ गए। अभी वो थोड़ी दूरी गए थे कि पीछे से किसी ने आवाज़ दी, मिस्टर अंबर। अंबर और नाग रुक गए। एक स्याह सूट वाला नौजवान आदमी उनके पास आकर रुक गया। अंबर ने उसे पहचान लिया। ये मोटे थानेदार के करीबी कुर्सी पर बैठा हुआ था। मिस्टर अंबर, मेरा नाम जेम्स है और मैं सुराग रसा हूँ। तुम्हारी हमदर्दाना बातों ने मुझ पर बड़ा असर किया है, मुझे मुतासिर किया है। मैं समझता हूँ कि तुम्हें शहर वालों से दिली हमदर्दी है, जो तुम उनकी खातिर अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल रहे हो। क्या मैं आप दोनों हजरात को चाय की दावत दे सकता हूँ? ज़रूर, बल्कि चाय हम आपको पिलाएंगे मिस्टर जेम्स। शुक्रिया, मेरा हक पहले है। रात का अंधेरा शहर के गली कूचों में फैल गया था और धुंध इतनी ज़्यादा थी कि 3-4 गज आगे कुछ नज़र नहीं आता था। तीनों एक गली के रेस्तोरां में दाखिल हो गए। यहाँ लोग बैठे बड़ी खामोशी से काफ़ी चाय वगैरह पी रहे थे। जेम्स भी अंबर और नाग के साथ कोने वाली मेज़ पर बैठ गया। उसने चाय का ऑर्डर दिया। मिस्टर अंबर, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कहाँ से आए हैं? अंबर ने उसे वही कुछ बताया। वो दोनों भाई हैं और मुल्क मिस्र से तिजारत की गर्ज से इंग्लिस्तान आए हैं। तुम किस चीज़ की तिजारत करते हो? अंबर ने कहा, हम जड़ी बूटियों की तिजारत करते हैं। बहुत खूब। नौकर ने चाय लाकर मेज़ पर सजा दी। जेम्स ने चाय बनाकर नाग और अंबर को पेश की। चाय की चुस्कियाँ लेते हुए जेम्स ने कहा, कातिल बड़ा होशियार है। उसे लोग जो आर कातिल के नाम से पुकारने लगे हैं। वो बड़ी मक्कारी से किसी कोने से निकलकर हमला करता है। शायद वो सरे शाम में किसी जगह भेस बदलकर छुप जाता है, फिर जब रात का अंधेरा धुंध में मिलकर फिजा को पुरस्कार बना देता है तो अपने शिकार की तलाश में मकानों की दीवारों के साथ साथ आगे रेंगता है। दूर से अपने शिकार की आवाज़ सुनता है तो कोने में छुप जाता है और फिर अचानक हमला करके किसी तेज धार आले से गर्दन उतारकर अलग कर देता है। नाग ने कहा, वो घरों से भी तो औरतों को हिलाक करके बाहर फेंक देता है। हाँ, औरतों को वो खास तौर पर अपना निशाना बनाता है। पुलिस बदनाम हो रही है, हम लोग भी बदनाम हो रहे हैं, मगर हम क्या करें, हमारी कोई स्कीम कामयाब नहीं हो रही। तुम्हारी तजवीज़ मुझे पसंद आई है। अगर कोई सुराग रस्सा या पुलिस का आदमी औरत बनकर कातिल को अपनी तरफ आने की दावत दे तो उसे पकड़ा जा सकता है, मगर इसमें उस पुलिस वाले की मौत यकीनी है। कातिल को अगर किसी दूसरे सिपाही ने भी पकड़ लिया तो पहले सिपाही को, यानी जिसने औरत का भेस बदल रखा होगा, ज़रूर कत्ल कर चुका होगा। अंबर ने पूछा, तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है मिस्टर जेम्स, कि हमें कातिल को गिरफ्तार करने के लिए और क्या करना चाहिए? जेम्स सोच में पड़ गया और फिर बोला, मेरी समझ में तो यही एक तरकीब आई है कि कोई शख्स अपनी जान पर खेलकर खूबसूरत लड़की का भड़कीला लिबास पहनकर रात को शहर के गली कूचों में चलता फिरे। जाहिर है एक ना एक रोज़ कातिल की नज़र उस पर पड़ेगी, वो उस पर हमला आवर होगा। बस वो औरत यानी वो शख्स जेब से पिस्तौल निकालकर कातिल पर हमला कर देगा। नाग ने कहा, मगर कातिल इसका मौका ही कब देगा? वो तो औरत पर पीछे से हमला करेगा और अचानक हमला करेगा। ऐसी सूरत में उस शख्स की मौत यकीनी है। जेम्स बोला, यही बात तो मुझे परेशान कर रही है, उसका हमारे पास कोई हल नहीं है। बहरहाल ज़िंदगी का खतरा मोल लेने वाली बात है। नाग ने कहा, इस काम के लिए तो कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जिस पर खंजर, चाकू या छुरी बिल्कुल असर न करती हो। जेम्स ज़ोर से हंस पड़ा। ये क्यों कर हो सकता है? इसके लिए तो आसमान से किसी जिन भूत को बुलाना पड़ेगा। नाग ने जेम्स को आंखों में आंखें डालकर कहा, ऐसा आदमी तुम्हारे सामने बैठा है मिस्टर जेम्स। क्या मतलब? जेम्स ने ताज्जुब से पूछा। नाग ने कहा, मतलब ये है कि अंबर पर चाकू, छुरी, गोली या खंजर के जख्म का कोई असर नहीं होगा। जेम्स ने कहा, तुम नशे में तो नहीं हो मिस्टर नाग? अंबर ने कहा, मिस्टर जेम्स, नाग मेरा भाई सच कह रहा है, वो नशे में हरगिज़ नहीं। इंसान की भलाई के लिए हमें ये राज तुम पर जाहिर करना पड़ा गया है, क्योंकि हम इस कातिल को हलाक करना चाहते हैं जो बेगुनाह औरतों और बच्चों का खून बहा रहा है। जेम्स ज़ोर से हंस पड़ा। तुम ये कहना चाहते हो कि अगर तुम पर गोली चलाई जाए तो तुम्हें खंजर मारा जाए, तुम्हारी गर्दन में चाकू घोंपा जाए तो तुम मरोगे नहीं? अंबर ने आहिस्ता से कहा, मिस्टर जेम्स, मरना तो बड़े दूर की बात है। मेरे जिस्म में ना गोली दाखिल हो सकती है और ना चाकू। जेम्स ने सर खुजला कर कहा,
اگر آپ لوگ مجھ سے مذاق ہی کرنا چاہتے ہیں تو مجھے پہلے کہہ دیا ہوتا کہ میں اس موضوع پر آپ سے کوئی بات نہ کروں۔ اچھا مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ جیمز اٹھ کر جانے لگا تو امبر نے اسے زبردستی کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا، مسٹر جیمز، ہم بالکل مذاق نہیں کر رہے، جو کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے حقیقت بیان کر رہا ہوں، اگر آپ چاہیں تو آزما سکتے ہیں۔ یعنی کس طرح؟ اس طرح کہ مجھ پر گولی چلائیں یا چاقو سے حملہ کریں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر آپ کو یقین کیسے آئے گا؟ یہ لیجیے میرا چاقو اور میری کلائی میں اسے داخل کر کے دکھا دیں۔ جیمز کچھ سمجھا نہیں سکا تھا کہ اس کے ساتھ کسی قسم کا مذاق ہو رہا ہے۔ امبر نے جیب سے ایک تیزدار نوکدار چاقو نکال کر جیمز کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ چلیے چاقو سے حملہ کریں۔ جیمز نے چاقو ہاتھ میں پکڑ لیا اور ناک کی طرف دیکھنے لگا۔ ناک نے آہستہ سے کہا، مسٹر جیمز بالکل نہ ڈریں، چاقو امبر کی کلائی میں داخل کرنے کی کوشش کریں۔ جیمز نے چاقو کی نوک امبر کی کلائی پر رکھ کر ذرا زور لگایا۔ چاقو نے آگے جانے سے انکار کر دیا، جیسے وہ کلائی نہ ہو پتھر ہو۔ اور زور لگاؤ مسٹر جیمز، امبر نے کہا۔ جیمز نے اپنی ساری طاقت خرچ کر کے چاقو امبر کی کلائی میں داخل کرنے کی کوشش کی، مگر ایسا نہ ہو سکا، بلکہ اچانک چاقو ٹیڑھا ہو گیا۔ اب جیمز پھٹی پھٹی آنکھوں سے امبر کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا تم کوئی جن بھوت ہو مسٹر امبر؟ امبر نے مسکرا کر کہا، نہیں جیمز، میں جن بھوت نہیں ہوں، تمہاری طرح کا انسان ہوں، گوشت پوست کا انسان۔ فرق صرف اتنا ہے کہ میں نے ایک خاص جڑی بوٹی کا ست گھول کر پی رکھا ہے، بس اسی روز سے میرے جسم پر زخم نہیں لگا۔ کیا تم مجھے بھی وہ شربت گھول کر پلا سکتے ہو؟ امبر ہنس دیا۔ افسوس مسٹر جیمز، وہ جڑی بوٹی اب میرے پاس نہیں۔ بہرحال ہمیں اس اصل کام کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ تمہیں یقین آ گیا ہے کہ مجھ پر قاتل کا حملہ کامیاب نہیں ہو سکتا اور میں اسے آسانی سے گرفتار کر سکوں گا۔ جیمز نے میز پر خوشی سے مکہ مار کر کہا، کیوں نہیں، خدا کی قسم کمال ہو جائے گا، تم اس ملک کے ہیرو بن جاؤ گے۔ تمہیں آج ہی اس انسان دوست مہم کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پیچھے پیچھے ہوں گا۔ ناگ نے کہا، مگر جیمز تمہیں بے حد محتاط رہنا پڑے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے تمہیں اپنی چھری کا نشانہ بنائے اور پھر دھند میں تم زیادہ دور سے دیکھ کر اپنے بچاؤ بھی نہیں کر سکو گے۔ جیمز نے کہا، میں بڑا ہوشیار رہوں گا۔ امبر بولا، ٹھیک ہے، پھر ہم آج رات ہی اپنے شکار کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ امبر نے ناگ سے کہا، ناگ بھائی، تمہیں مسٹر جیمز کے ساتھ رہ کر ان کی خبر گیری کرنی ہوگی۔ بہتر ہے، میں ہر خدمت کے لیے تیار ہوں۔ آدھی رات کو امبر نے لڑکیوں کا لباس یعنی گاؤن، فراک، جرابیں اور سر پر گول ہیٹ رکھا، ہاتھ میں رنگدار چھتری پکڑی، گردن پر مصنوعی بالوں کی لٹیں بکھرائیں اور ناگ اور جیمز کے ساتھ گھر سے نکل پڑا۔ وہ شہر کے اس علاقے میں آ گئے جہاں ان دنوں قاتل کی سرگرمیاں بڑے زوروں پر تھیں، اور ایک روز پہلے ایک عورت قتل ہو گئی تھی۔ پولیس کو خبردار کر گیا تھا۔ سراغ رساں نے تھانے میں اطلاع کر دی تھی کہ مسٹر امبر عورتوں کے لباس میں قاتل کو گرفتار کرنے کی خطرناک کوشش کر رہے ہیں۔ طے یہ ہوا کہ امبر جس جگہ کھڑا ہوگا، ناگ اور جیمز اس سے تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہو کر اسے دیکھتے رہیں گے۔ جو ہی قاتل کسی کونے سے نکل کر اس پر حملہ کرے گا، یہ لوگ بھاگ کر قاتل کو قابو میں کر لیں گے، اور اگر پستول بھی چلانا پڑا تو گریز نہ کریں گے۔ امبر ایک گلی کے کونے پر جا کر رک گیا۔ کچھ دیر کھڑے رہنے کے بعد اس نے فٹ پاتھ پر بند دکانوں کے آگے یوں ٹہلنا شروع کر دیا جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ ایک آدمی جھومتا ہوا آیا اور یہ دیکھ کر کہ ایک نوجوان حسین لڑکی رات کو اکیلی فٹ پاتھ پر کھڑی ہے، قریب آ کر امبر کا مذاق کرنے لگا۔ امبر بڑا تنگ آ گیا۔ سراغ رساں اور ناگ نے یہ منظر دیکھا تو پہلے تو بہت ہنسے، پھر جیمز نے ایک پولیس والے کو بلا کر کہا کہ اس آدمی کو وہاں سے بھگا دے۔ پولیس کا سپاہی امبر کے پاس گیا اور آوارہ آدمی کو گردن سے پکڑ کر تھانے لے گیا۔ امبر لڑکی کی لباس میں بڑا چوکنا ہو کر یوں ہی سیٹیاں بجا بجا کر فٹ پاتھ پر چل پھر رہا تھا۔ وہ قاتل کو دعوت دے رہا تھا، مگر شاید قاتل بھی ہوشیار ہو چکا تھا۔ ساری رات امبر عورتوں کا لباس پہنے فٹ پاتھ پر سردی اور دھند میں چہل قدمی کرتا رہا، مگر قاتل نہ آیا۔ اگلے دن اس نے گرم گرم بستر میں سو کر گزارا، ناگ بھی آرام کرتا رہا۔ شام کے بعد سراغ رساں جیمز بھی ان کے پاس آ گیا۔ وہ بار بار چھینک رہا تھا، کمبخت، مجھے تو ساری رات سردی میں کھڑے رہنے سے زکام ہو گیا۔ امبر نے کہا، پھر تم آج رات آرام کرو، میں اور ناگ ہی کافی ہیں۔ سراغ رساں نے کہا، نہیں بھائی، کسی پولیس کے آدمی کا تمہارے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، جو اس بات کی گواہی دے کر قاتل کو اس نے حملہ آور ہوتے دیکھا۔ تینوں نکل کر پولیس اسٹیشن آ گئے۔ موٹے تھانے دار کو سراغ رساں جیمز نے بالکل نہیں بتایا تھا کہ امبر پر کوئی ہتھیار اثر نہیں کرتا۔ امبر نے ہی اسے یہ راز ظاہر کرنے سے منع کیا تھا۔ موٹے تھانے دار نے امبر کی طرف دیکھ کر شرارت سے کہا، مادام کیا حال ہے آپ کا؟ سارے لوگ ہنس پڑے۔ امبر کو تھانے دار کی بات بڑی بری لگی۔ ناگ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں امبر سے اجازت مانگی کہ اگر اجازت ہو تو اس موٹے تھانے دار کی توند پر ابھی سانپ بن کر بیٹھ جاؤں۔ امبر نے اشارے سے منع کیا اسے، اس لیے کہ وہ ایک انسان دوستی اور بھلائی کے کام پر نکلے ہوئے تھے، انہیں ہر قسم کا ہنسی مذاق برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ سراغ رساں نے بھی موٹے تھانے دار کے اس مذاق کو پسند نہ کیا، کیونکہ امبر بغیر کسی لالچ اور تنخواہ کے ان کے لیے کام کر رہا تھا۔ بہرحال دل میں امبر نے سوچ لیا کہ وہ تھانے دار سے کوئی بھی مذاق ایسا ضرور کرے گا جسے وہ ساری عمر یاد رکھے۔ پچھلے روز کی طرح جب آدھی رات گزر گئی تو امبر عورتوں کا بھڑکیلا لباس پہن کر سراغ رساں اور ناگ کے ساتھ شہر کے دوسرے علاقے میں آ گیا۔ سراغ رساں اور ناگ دھند میں ذرا پیچھے تھے۔ امبر عورت بنا بڑے نخرے کے ساتھ فٹ پاتھ پر کھڑا یوں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے اسے کسی کا انتظار ہو۔
उसे कातिल का इंतजार था और कातिल आर बाजार की दूसरी तरफ धुंध में खड़ा अपनी तेज तेज आंखों से फुटपाथ पर खड़ी औरत को देख रहा था। उसके कानों में अंबर की ऊंची एड़ी की फुटपाथ पर टिक टिक की आवाज भी साफ आ रही थी। कातिल के डरावने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसका शिकार बिल्कुल सामने था। वो एक दुकान के बरामदे में खंबे के साथ खड़ा था। दाएं जानिब होकर वो धुंध में गुम हो गया। कातिल दूसरी तरफ से आकर पीछे से औरत यानी अंबर पर हमला करना चाहता था। उसने अपनी कोट की अंदर वाली जेब से लंबी छुरी निकालकर हाथ में पकड़ ली और आहिस्ता आहिस्ता अंबर की तरफ बढ़ने लगा। अंबर औरत बना बड़े मजे से अपनी जगह पर खड़ा कातिल का इंतजार कर रहा था। उसने भी कातिल की अब बू सूंघ ली थी। कातिल को नाग ने भी देख लिया था। नाग ने अपनी खास सांपों वाली ऐसी सीटी बजाकर उसे खबरदार कर दिया। साथ ही सुराग रसान को भी खबर कर दी। इर्द गिर्द पुलिस भी चौकस हो गई। कातिल इस मंसूबे से बेखबर था और बड़े आराम से एक एक कदम बगैर आवाज के उठाता अंबर यानी औरत की तरफ बढ़ रहा था। अब अंबर ने अपने पीछे कातिल के कदमों की चाप सुनी। वो एक जगह पर साकित होकर खड़ा हो गया ताकि उसे आगे बढ़कर हमला करने का मौका दे। कातिल को ऐसा आसान निशाना कभी नहीं मिला था। उसके चेहरे पर वहशत अंगेज शैतानी मुस्कुराहट थी। अंबर के बिल्कुल पास आकर वो एक पल के लिए रुका, फिर एकदम से उछलकर छुरी अपनी पूरी ताकत से अंबर की गर्दन पर मार दी। उसका ख्याल था कि उसके सामने जो औरत जरक बरक कपड़े पहने अंधेरी रात में खड़ी है, उसकी भरपूर छुरी का वार खाकर लड़खड़ा कर गिरेगी। उसकी आधी गर्दन अलग हो जाएगी। फिर कातिल बड़े आराम से आगे बढ़ेगा और उसकी गर्दन अलग करके उसके माथे पर आर का निशान बनाकर वहां से रफू चक्कर हो जाएगा। मगर वहां तो मामला ही उलट हो रहा था। छुरी सीधी शिकार की गर्दन पर लगी, मगर जैसे पत्थर पर लगकर वापस उसके हाथ में आ गई। वो खुद लड़खड़ा सा गया क्योंकि वो पूरी ताकत से आगे को झुका था। इतनी देर में सीटियों की आवाज से इलाका गूंज उठा। एकदम से पुलिस घोड़ों पर आगे बढ़ी और कातिल को काबू कर लिया। कातिल की आंखों में अपने गिरफ्तार होने पर हैरत न थी, बल्कि इस बात पर उसकी आंखें फटी हुई थी कि ये किस किस्म की औरत है जिस पर उसकी तेज छुरी का भरपूर वार भी कारगर न हुआ। न खून निकला, न गर्दन कटी। सुराग रसान ने कातिल को हथकड़ियां पहनाकर पुलिस के साथ साथ थाने भिजवा दिया। अंबर औरत के लिबास में नाग और सुराग रसान के साथ वापस अपने घर आ गया। सुराग रसान ने अंबर और नाग का शुक्रिया अदा किया क्योंकि सिर्फ उसकी वजह से एक ऐसा खतरनाक कातिल गिरफ्तार हुआ था जिसने शहर में दहशत फैला रखी थी और अब तक वो कितनी ही औरतों और बेगुनाह इंसानों के खून से अपने हाथ रंग चुका था। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए इस कहानी के अगले हिस्से पर। और हमारे चैनल हैदर वाइज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।